के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो कल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम नॉट टेकिंग गारंटी डेट यही क्वेश्चन आएगा, पर ये कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको गो थ्रू करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है हाउ ओजोन लेयर इज़ फॉर्म, ओजोन लेयर कैसे बनता है, तो उसका आंसर आपको दिया हुआ है। इसको अगर हम हिंदी में समझाएं तो इसका मतलब ये होता है कि ओजोन लेयर तब बनता है जब सूरज का गर्म रोशनी आ करके टकराता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड देन उसके बाद से क्या होता है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2 यूवी रे से टकराया और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में टूट गए, फिर वही एक मॉलिक्यूल अगर किसी ऑक्सीजन से मिल जाता है तो वो O3 बना देता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है ओजोन का। नेक्स्ट है एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज, यानी कि जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर पैरा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या आता है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज होता है। विच फ्यूल गैस इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम कोल ब्लेड, कोल ब्लेड में कौन सा गैस मिलता है, तो मीथेन गैस मिलता है। नेक्स्ट है विच आइटम आर रिलीज फ्रॉम CFC कंपाउंड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन देम, यानी कि कौन सा गैस CFC से रिलीज़ होता है जब CFC से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके मिलता है, तो क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम नन रिन्यूएबल एंड नन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल या फिर डीजल, ये लोग को अगर एक बार यूज़ किया जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है इट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि आज के टाइम पे ऐसा डेवलपमेंट करना है ताकि जो भी रिसोर्स है हमारा उसको हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखें और अपनी भी ज़रूरत पूरी करें, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फायर आइस, तो मीथेन हाइड्राइड को ही फायर आइस बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मेंशन इट्स SI यूनिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैलोरीफिक वैल्यू का क्या डेफिनेशन है और SI यूनिट क्या होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन है द एनर्जी कंटेन इन अ फ्यूल डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द हीट प्रोड्यूस बाय अ कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ इट, यानी कि किसी भी फ्यूल को आप जलाइए उसमें से जितना भी हीट निकलता है, पर हाँ वो फ्यूल पूरी तरीक़े से जलना चाहिए, जितना भी उसमें से हीट निकलेगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। इसका SI यूनिट है kg/जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया डिकम्पोज बायोमास टू मीथेन इन बायोगैस प्लांट, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है ना बायोगैस बनाने में मदद करता है। फिर आपको बोला है स्टॉर्म रेन अकर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन शॉर्ट क्लाइमेट चेंज कौन से लेयर में होता है एटमॉस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा ही इकलौता स्फेयर है जहाँ पर जितने भी क्लाइमेटिक चेंज है, बरसात होना, सर्दी होना, गर्मी होना, ये सब सिर्फ इसी में होता है। नेक्स्ट है राइट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि 2 हार्मफुल इफेक्ट लिखना है, एक ह्यूमन के ऊपर एक एनवायरनमेंट के ऊपर, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो एक जो ह्यूमन के ऊपर होता है वो होता है स्किन कैंसर और दूसरा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये एनवायरनमेंट पर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सा गैस रहता है, तो वो है आपका मीथेन, इसका फार्मूला है CH4। विच रे इज़ एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर में कौन सा गैस जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो है UV रेडिएशन,
LPG किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये बहुत कॉमन है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत सारा ऑप्शन इससे मिलता जुलता होगा तो उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या ख़राब इफेक्ट हो रहा है? तो पहला है इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एंड दूसरा है सी लेवल ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड द एरिया नियर बाय कोस्टल लैंड एरिया हो गया वहाँ और सबमर्जिंग अंडर सी, यानी कि सी लेवल बढ़ रहा है और ऐसा कोस्टल लैंड जो समुंदर के पास है वो सब कोई समुंदर के अंदर चल जा रहा है, क्योंकि सी लेवल का बढ़ने की वजह से सब पानी जो है कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द काउजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लेशन का क्या कारण है? पहला कारण है कि CFC गैस का निकलना, दूसरा कारण है यूवी रेडिएशन। CFC गैस निकलना एक एंट्रोपोजेनिक कारण है, ये वो इंसान की वजह से होता है, और यूवी रेडिएशन जो है वो नेचुरल कारण है। यूवी रेडिएशन ओजोन लेयर से टकराता है, उसको तोड़ देता है। अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये चैप्टर से आप लोगों का 12 से लेकर के 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चैप्टर से जितना हमसे बन पाया हम उतने क्वेश्चंस को एनालाइज करके यहाँ लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू आयन, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेटेलिक कंडक्टर में वो आयन से नहीं, वो दूसरे चीज़ से कंडक्ट होता है, वो वायर से कंडक्ट होता है। आयन से अगर कंडक्ट होगा तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस आर डिकम्पोज और लिबरेटेड ओनली एट द इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉइड में ही जो भी डिकम्पोज होता है या फिर डिपॉजिट होता है वो सब इलेक्ट्रॉइड में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है एनोड मड। बहुत बार बहुत सारे स्कूल के सेंटर एग्जामिनेशन में एनोड मड के बारे में पूछा है। तो एनोड मड क्या होता है? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है या मिक्सचर होता है जो एनोड में कलेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट के रिफाइनिंग के द्वारा। An insoluble substance or mixture that collects at the anode in an electrolytic refining or plating process. Next है give one example of active and inactive electrolyte and in which field they are applied. तो एक एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है गोल्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है प्लेटिनियम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द फॉलोइंग पॉइंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिन क्रोनियम, यानी कि क्रोनियम को इलेक्ट्रोप्लेटिन करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉइड, तो कौन से इलेक्ट्रॉइड की ज़रूरत पड़ता है? 3 लीड एलो, ये इलेक्ट्रॉइड लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड होता है वो कौन सा लिक्विड लेना पड़ता है हम लोगों को? वो है आपका क्रोमिक एसिड। और इसका केमिकल रिएक्शन बुक्स में अलग अलग तरीक़ा से दिया हुआ है, आप एक बार बुक में देख लेना इसका केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको क्रोनियम ही देना, क्रोनियम के बदले में सवाल को थोड़ा चेंज करके गोल्ड लिख सकते हैं। तो गोल्ड को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के दौरान हम लोगों को क्या क्या देना पड़ता है? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो गोल्ड को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए एनोड में हमको प्योर गोल्ड लेना पड़ता है, और कैथोड में वो मटेरियल जिसको हम लोग जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट्स यानी कि गोल्ड का जो लेयर है वो चढ़ाना चाहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा लेना पड़ेगा? सियानाइड इलेक्ट्रोलाइट, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेशियम गोल्ड सियानाइड, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, कभी कभी फार्मूला दे देता है, नाम नहीं देता है, बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए काम आता है, तो गोल्ड का, इसको याद रखना। ये केमिकल रिएक्शन है आपका, इसको अच्छे से देखे जाइएगा, ये गोल्ड का है। इसी प्रकार से सिल्वर का भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो सिल्वर का अगर पूछेगा तो सिल्वर में इलेक्ट्रोलाइट कौन से लेंगे? एनोड में सिल्वर लेंगे, प्योर सिल्वर को, और कैथोड में हम लोग लेंगे वो मेटल को जिसके ऊपर हम लोगों को सिल्वर का लेयर चढ़ाना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना होगा? डबल सियानाइड ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर, ये इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन उसका दिया हुआ है। आपको ये याद रखना है कि कैथोड एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होता है। ये बहुत बार पूछ भी देता है शॉर्ट में। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन
दैट टेक प्लेस एट एनोड इज, बताया ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। सेम चीज़ यहाँ पर पूछ लिया, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड में कौन सा प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीडेशन का होता है। अगर इसी की जगह कैथोड होता तो क्या लिखते, रिडक्शन लिखते। अब यहाँ पर बोला है कि एग्जाम्पल बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का HNO3, और एक वीक का पूछेगा तो COOH, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। अब इलेक्ट्रिसिटी तो दो प्रकार का होता है, एक होता है AC, एक होता है DC। तो यहाँ पर DC इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। निकल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के दौरान कौन से इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा निकल सल्फेट NiSO4, इसको मिक्स किया जाता है थोड़े से अमाउंट बोरिक एसिड के साथ, और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द प्लेटिनियम एनोड। प्लेटिनियम एनोड को अगर हम लोग क्या होगा जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाएगा प्लेटिनियम एनोड की मदद से। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है जब हम लोग प्लेटिनियम एनोड लेते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फैक्टर के ऊपर, मतलब किस बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है स्ट्रॉन्ग और वीक बोला जाता है, तो होता है आयनाइजेशन पावर। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन पूरा तरीके से करता है तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आयनाइजेशन सही तरीके से नहीं करता है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मेटेलिक वायर एंड इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि मेटेलिक वायर से अगर हम लोग करंट कंडक्ट करें, यानी कि लिया जाए, और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अगर कंडक्ट को कनेक्ट किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक में मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का और एक में मूवमेंट होगा तुम्हारा आयंस का। आयंस का मूवमेंट किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट में मूवमेंट। अगर हम लोग करंट को पास करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वहाँ आयन का मूवमेंट होगा। अगर हम लोग करंट को पास करने के लिए मेटालिक वायर लेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइट लेते ना कि मेटालिक वायर लेते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नाम चेंज करके दूसरा भी मेटल दे सकता है। जैसे कि कॉपर, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मतलब बताने बोल रहे हैं, जब हम लोग कॉपर मेटल को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड क्या क्या लेते हैं और इसका केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम लोग कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट, जिसका ये फार्मूला, कभी कभी आपको फार्मूला दे देता कन्फ्यूज़ करने के लिए, और एनोड प्योर कॉपर और कैथोड एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर, और ये रिएक्शन है उसका। कॉपर नहीं दिया, अगर एल्युमिनियम दे दिया तो क्या देगा, और ये सब 3 मार्क्स में पूछता है, जो अभी लास्ट का क्वेश्चन होता है आपको। देखिए, अगर एल्युमिनियम दे दिया तो एल्युमिनियम में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का क्या इस्तेमाल करते हैं, मोल्टेन क्रायोलाइट। मोल्टेन क्रायोलाइट का मतलब होता है कि एल्युमिनियम कंपाउंड के साथ हम लोग लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिलाते हैं, तब वो मोल्टेन क्रायोलाइट कहलाता है। एनोड कैथोड दोनों ही में हम लोग ग्राफाइट लेते हैं, और ये दोनों रिएक्शन है जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्युमिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सब शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। नेम वन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सुक्रोज विच इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन अकर्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन से इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड में। अगर बोलता है रिडक्शन तो कैथोड में लिखना पड़ता। नेक्स्ट है, कौन सा मेटल जो है एनोड मोड में रहता है, तो वो डिपेंड करता है हम लोग किस चीज़ को इलेक्ट्रोलाइसिस करें। अगर हम लोग गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो एनोड मोड में गोल्ड रहेगा। अगर हम लोग सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, यानी कि अगर या फिर साफ़ करेंगे, तो एनोड मोड में सिल्वर रहेगा, प्लेटिनियम रहेगा। विच एनर्जी काउजेस केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा एनर्जी लगता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये पूरा था आप लोगों का, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर मिला करके ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ जाएगा एग्ज़ाम में। और भी हम 2 चैप्टर का बना देते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में सेंड करिए, स्टेटस में लगाइए, ताकि कल तक सब बच्चे लोग देख लें, मोटा मोटी एक आइडिया हो जाए क्या क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।